4 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इनिशियल जो पार्ट है, जैसे कि ज़्यादातर तो वो आयोनिक बॉन्ड वाला है, कोसेल-लुईस कॉन्सेप्ट, वो शायद आपको पता ही होगा। लेकिन हम जो देखने जा रहे हैं वो कौन सा है आज? सीधा अच्छा, वो लुईस कॉन्सेप्ट अगर कोसेल-लुईस पूछा है तो क्या लिखोगे आप लोग? हाँ, कोसेल पूछा है तो आपको ये आयोनिक बॉन्ड का जो है ना, आयोनिक बॉन्ड, हाँ, Na और Cl वाला जो टॉपिक है वो लिखना है, पेज नंबर 101 पे जो है वो। हाँ, फिर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये चैप्टर में से ज़्यादातर ओमिट नहीं किया है और सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें हमने MCQ में भी ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट है जिसका, उसके जो मॉलिक्यूल है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ऐसा समझ में आया है हमें। फिर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, हाँ, तो उसमें भी 4-5 तरह के डिफरेंट टाइप के मेथड्स है और एग्जाम्पल है कि जिससे आप वो प्रूव कर सकते हो कि भाई जो ऑक्टेट नहीं है फिर भी क्या हुआ, दे आर स्टेबल। तो दैट इज इट्स लिमिटेशन। तो जैसे सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। LiClBeH2 है ना वो, BCl3। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हो, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या है, स्टेबल है। तो ऐसा भी होता है जैसे NO and N2O, याद रखना ये दो एग्जांपल्स, NO and N2O। फिर एक्सपांडेड ऑक्टेट है कि जिसमें 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, कि जिसकी वजह से क्या हो, 8 से ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये कैसा है, स्टेबल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखोगे, फिर मेरे ख्याल से आपको ये जो है आयोनिक एंड इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वही आयोनिक बॉन्ड ही है जो आपने NaCl में पढ़ा, वही है, अलग कुछ नहीं है। समझ में आया? यस। अब यहाँ पे जो NaCl का जो स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट का जो दिया हुआ है वो इसीलिए आपको समझाया गया है कि भाई NaCl जब बन रहा है तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो Na+ और Cl- से बना होता है। तो एक्चुअली वो Na जो होता है सॉलिड, इनिशियली Na कन्वर्ट इनटू गैस। और दोस्तों याद रखना, हाँ, ये Na जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, Na गैस में। दिस Na गैस कन्वर्ट इनटू Na+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, लेकिन गैसियस एलिमेंट में से गैसियस आयन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा IH। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही अगर Cl का देखा जाए तो Cl2 होता है, हाँ, तो वो Cl बनता है पहले, Cl2 गैस में से Cl गैस, और वही Cl गैस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- गैस बनता है। तो यहाँ पे क्या लगता है, डेल्टा EgH। तो ये सारी एंथैल्पीज होती है, ये होती हैं जैसे सॉलिड में से गैस बनता, मतलब इसको क्या बोलते हो आप, सब्लिमेशन। तो सबलाइम एंथैल्पी होती है। इसमें से Cl2 Cl एंड Cl था, तो ये टूट के सिंगल Cl बना, तो दैट इज द डिस्ट्रॉय एंथैल्पी चलती है। यहाँ पे डेल्टा IH, तो इसको डेल्टा SH बोलते हैं, डेल्टा D/2H भी इसको कभी कभी बोला जाता है, और ये है डेल्टा EgH। अब बना हुआ Na+ गैस एंड Cl- गैस अगर एक दूसरे के साथ
रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, दैट इज डेल्टा UH, मीन्स इट इज अ लेटाइस एंथैल्पी। जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये लेटाइस एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर टूटता है तो ये एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें उसको एंथैल्पी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर है। और फिर लेटाइस एंथैल्पी का स्पेसिफिक मैं आपको सिर्फ उसका ये बता रहा हूँ, क्या ओवरव्यू और डेफिनेशन भी समझ सकते हो। देखो लेटाइस एंथैल्पी अगर आपको समझनी है तो क्या है दोस्तों लेटाइस एंथैल्पी, कि ये NaCl है, Na+ एंड Cl- कौन से स्टेट में है, सॉलिड। सॉलिड स्टेट में भी आपने देखा वो स्ट्रक्चर के अंदर कि वो ऑलवेज Na+ और Cl- ही होता है, सो इट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। नाउ अगर ये टूटेगा, कितने मोल है ये, 1 मोल है। अगर ये टूट के Na+ गैस और दोनों के बीच में प्लस आ गया, Cl- गैस बनेगा, मतलब क्या हुआ, ये गैसियस फॉर्म में एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसका इनफाइनिट डिस्टेंस बोल सकते हो। अभी तो वो अपने रेंज में थे Na+ और Cl- सॉलिड में, लेकिन जब आप उसको तोड़ते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होके किस में चले जाते हैं, इनफाइनिट डिस्टेंस पे। उस टाइम उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इनफाइनिट स्टेज फॉर देम। रिक्वायर्ड एंथैल्पी is called a lattice enthalpy and वो 788 किलो जूल पर मोल है, कुछ लिखा है ना उधर। हाँ दोस्तों, तो देखो द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, सुन लेना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। ये NaCl 1 मोल है, सॉलिड है, वो आयोनिक कंपाउंड कंप्लीटली सेपरेट हो रहा है और वो भी इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या हुआ, वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको ही ये रिक्वायर्ड एंथैल्पी ही क्या बोला जाता है, लेटाइस एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये लेटाइस एंथैल्पी जो है वो डिफाइन ऐसे किया जाता है। फिर ये जो है पैरामीटर्स बॉन्ड के वो आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, डेफिनेशंस है। बॉन्ड पहला कौन है भाई, बॉन्ड है लेंथ। चलो बॉन्ड लेंथ अगर कोई पूछता है आपको तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, जनरली बॉन्ड लेंथ के अंदर आपके पास सबसे पहले लिखा है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो वो दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस, यस देखो पहला ही डेफिनेशन है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, नॉट ओनली डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। समझ में आया, सिंपल डेफिनेशन है, ये दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। दूसरा एक वर्ड है कोवेलेंट रेडियस, दोस्तों एक्चुअल ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, फिर रेडियस की बात आएगी, कौन सी, रेडियस, तो सिंगल ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वो बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसीलिए कोवेलेंट रेडियस बोल सकते हो आप। तो वहां पे भी लिखा हुआ है द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एटम्स core which is in contact with the core of the adjacent atom in the bonded molecule। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बताया गया है, क्या बताया है, देखो एक फिगर दिखाया है, हाँ तो ये कौन सा फिगर है, तो दोस्तों ये Cl2 है, Cl2। तो दोस्तों ये Cl2 अगर है तो Cl का एक मॉलिक्यूल मैं बता रहा हूँ, Cl-Cl समझ लेना, ऐसे है और ये ऐसे है, ओके। और दूसरा
कि अगर यहाँ पे अगर दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो वो ऐसे ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन दिख रहा है आपको, हाँ अब देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस Cl and Cl in same molecule, हाँ, that is a 190 पिकोमीटर। क्या है ये? 198 पिकोमीटर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका आर सी, मतलब क्या? यस यस यस। तो अब अगर कोई पूछेगा कि Cl का कोवेलेंट रेडियस कितना है, ये वाला, तो दैट इज द 198 डिवाइड बाई 2, जो खुद के मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड के बीच के हाफ वैल्यू, समझ में आया? लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसका हाफ वैल्यू को क्या बोल सकते हैं हम? कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया कि नहीं? अब एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरे मॉलिक्यूल, वो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज द वान वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? अच्छा, ये वान वाल्स फोर्स है अगर, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल सकते हो आप? दैट इज कॉल्ड 360 पिकोमीटर अगर है तो उसका हाफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वान वाल्स फोर्स भी लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा है? वान वाल्स फोर्स। इसीलिए वो अगर 360 अगर है तो उसका दोनों का, इसका जो रेडियस अगर हम मेजर करेंगे अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वो इसका हाफ होगा। वो कितना होगा? 180 पिकोमीटर। दैट इज कॉल्ड RVDW, है ना? और ये क्या है? 99 इज इक्वल टू RC। C मतलब कोवेलेंट एंड RDW मीन्स कौन सा वाला? तो सिर्फ आपको ये फिगर के अकॉर्डिंग ध्यान में रखो और बेटा एक्सप्लेन करो, तो भी आपका 2-3 डेफिनेशन आई। कौन सी? एक बॉन्ड लेंथ की, फिर दूसरी कौन सी आई? कोवेलेंट रेडियस, रेडियस कोवेलेंट एंड रेडियस VDW। बस इतना आपको समझाना है। किसके लिए? इसके लिए। अब कौन आया दोस्तों? बॉन्ड एंगल। तो जब भी आपको बता रहा हूं मैं कि भाई बॉन्ड एंगल, मतलब आपको एक एग्जांपल दिमाग में आ जाना चाहिए, H2O। आप सब लोग जानते हो कि ये जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है ना? तो अगर ये टेट्राहेड्रल शेप है तो आपके ये सारे क्या पेयर्स, 2 बॉन्डिंग पेयर और 2 लॉन पेयर, उसमें से ये लॉन पेयर आया, ये दोनों बॉन्डिंग पेयर आए, और एक ये क्या आया? लॉन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। टेट्राहेड्रल अगर होता है तो बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 109.5 डिग्री। बट इसके अंदर सब 2 लॉन पेयर है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की ओर धक्का मिलता है इसको, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री कम मिलता है। वो तो पता है आपको। लेकिन दोस्तों बॉन्ड एंगल कभी भी आपने ऐसा किया कि ये जो है लॉन पेयर, वो दोनों के बीच का मेजर किया जाए? कभी नहीं। तो बॉन्ड एंगल किसके बीच का मेजर किया जाता है? बॉन्डिंग पेयर का ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा लिखा होगा, देखो कि भाई डिफाइन एज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सिंपल डेफिनेशन इसमें समझ में आ गई। तो अब तो एग्जांपल है आपके सामने, वो ध्यान में रखना। अब आ रहा है बॉन्ड एंथैल्पी। चलो, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? दोस्तों यहाँ पे H2 गैस है, H2 गैस। तो अगर ये H2 गैस टूटेगा तो H गैस बनेगा और H गैस बनेगा। तो दोस्तों डेल्टा A H0 इज इक्वल टू, आपको दिया है देखो, हाँ, किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है? डेल्टा AH मतलब क्या होगा दोस्तों? एटोमाइजेशन, राइट।
क्योंकि आपका मॉलिक्यूल टूट के सिंगल सिंगल गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है, दैट इज एटमाइजेशन। इसीलिए ये डेल्टा ए एच को हम एटमाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो आपने देखा कि ये एच एच के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, वो टूटा। अभी O और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो भी आपको ये गैस और ये गैस मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेल्टा AH0, तो इट इज 498 किलो जूल पर मोल। तो दोस्तों इससे बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? बॉन्ड बढ़े इसीलिए बढ़ा। आपको सिर्फ इतना ही समझाना है। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर उसको मुझे गैसियस में कन्वर्ट करना है और एटमाइजेशन एंथैल्पी देनी है तो उसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 946, सोच सकते हो आप लोग। तो दोस्तों हमें ये वैल्यूज याद रखनी होगी। हाँ, ये वैल्यूज जो है थियरी अगर करना है, लिखना है, तो बेटा याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली HCl, डिफरेंट एलिमेंट आए तो देखो उसका वैल्यू कम हो गया, 431 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये कम क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ तरह से पॉजिटिव डेल्टा और नेगेटिव डेल्टा मतलब पोलर है, इसलिए इजीली टूट जाता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ आपको कि ये जो एंथैल्पीज है, ऐसे ही बॉन्ड की जो एंथैल्पी है वो बॉन्ड तोड़ते वक्त कितनी एंथैल्पी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। रेडी, आगे देखते हैं। उसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एक दिया हुआ है, H2O का एग्जाम्पल है, देखो उसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि H2O में से पहले तो H और OH रिमूव हुआ तो 502, फिर OH में से H and O अलग से हो गया तो अलग से 427। तो दोस्तों आपका एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी कौन सा माना जाएगा? दोनों का समेशन नहीं, तो वो दोनों का एवरेज लेना है। ये भी आप भूलना नहीं है, कभी भी ये भूलना नहीं है। फिर बॉन्ड ऑर्डर, ये तो ऑर्डर है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर भी आपको पता ही है। और उसी के अंदर ही एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो वो तो बहुत बार MCQ भी आ जाता है इसका, तो वो ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, चलेगा? है, इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, आपको पता है N2 जो है ना, N2 वो इनर्ट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक N2 इनर्ट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो करता कौन है? ऑक्सीजन ही करता है। तो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो ये सारी चीज अगर आप समझ सकते हो तो समझ गए होंगे। और ये तो शायद मेरे ख्याल से रेजोनेंस तो आपको पता ही होगा, है ना। रेजोनेंस को तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। बॉन्ड लेंथ जो है वो दोनों की सिमिलर मिल रही है। ये 121 और डबल बॉन्ड का, और 141 सिंगल बॉन्ड का है, और फिर उसमें दोनों का सिमिलर कितना मिलता है? 128 पिकोमीटर। तो वो रेजोनेंस की वजह से ही ऐसा होता है। सिमिलर रेजोनेंस CO3 में भी है, वो आप एक बार रीड करके देख लेना। दोनों में पॉइंट्स ऑफ व्यू सेम रहेंगे, सब में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए सेम है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में ज़्यादातर रखने होंगे। बॉन्ड पोलैरिटी वो तो पता ही है आपको, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, तो उसमें कुछ तरह से या तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो कोवेलेंट नेचर भी होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं तो उनमें आयोनिक नेचर भी होता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड पोलैरिटी से ही अंडरस्टैंड किया जाता है। उसमें वो NH3 और NF3 वाला 2 मार्क्स में आ सकता है ना, NH3 और NF3, वाई द
dipole moment of NH3 is more than NF3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर भी ऐसा होता है। उसका रीज़न तो आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें ऐसा बताया गया है कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो क्या हुआ? यस, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ना। हाँ, ये उस साइड चला जाता है, और इसीलिए यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो नाइट्रोजन पे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और ड्यू टू दैट वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी भी कम हो गई, और इसीलिए डाइपोल मोमेंट कम हो गया। लेकिन NH3 में क्या फ़ायदा है? जिस साइड ये नॉन पोलर, कौन सा बॉन्ड है ये, लोन पेयर जो है उसका डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये सब जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब की पोलैरिटी जो है वो एक ही एटम पे कंसंट्रेट हुई है, और इसीलिए सेम रीज़न यही है। अब हम देख रहे हैं VSEPR। ये जो है ऊपर वाला जो फजान का रूल है वो सिर्फ MCQ के लिए ही आता है कि भाई आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, उनका आयोनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर कब होता है, वही हमें समझाता है। चलो, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक फजान रूल के अकॉर्डिंग एक चीज़ आप लोग देख लेना। कोवेलेंट नेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन। मतलब क्या लिखेंगे? R प्लस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहे हैं हम? हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। तो ये जो है वो एक तरह से हम बोलते हैं, क्या हो गया इसका सारांश बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट नेचर में होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? आप कैसे बोल सकते हो कि ये कोवेलेंट बनेगा? यस, कि उसका जो पॉजिटिव आयन है उसका जो साइज है वो छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट बनेगा। नेगेटिव आयन की जो साइज है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना वो कोवेलेंट बनेगा, और चार्ज पॉजिटिव आयन का जितना ज़्यादा होगा उतना भी वो कोवेलेंट बनेगा। तो समझ में आया? तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या बनेगा? आयोनिक, क्योंकि कोवेलेंट नेचर एंड आयोनिक नेचर एक दूसरे से कैसे है? ऑपोजिट है। चलो दोस्तों, VSEPR कॉन्सेप्ट है, पोस्टुलेट तो आपको पता ही होंगे, है ना, कि इट गिव्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और शेप तो आपने देख लिया है। और दूसरी चीज़ क्या थी? हाँ, और दूसरी चीज़ कि भाई VSEPR कॉन्सेप्ट ही आपको ये समझाता है कि भाई एक शेप बताता है, दूसरा रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन। ये रिपल्सन किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसी ने ही बताया कि अगर तुम्हारे कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 हो गए ना, तो ये सब के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। ऐसा किसने बताया? ये VSEPR कॉन्सेप्ट में। और ऐसे वो अरेंजमेंट होते हैं, 3rd नंबर अरेंजमेंट इन वेयर, यस, कि भाई अरेंजमेंट ऐसे होता है
कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन हो। ऐसे अरेंज ये लोग होंगे तो उनको पोजीशन मिली ये वाली टेट्राहेड्रल। तो वो शेप कैसे आया, तो ये तीसरे पोस्टुलेट से आया। नंबर 4 क्या है, वही सेम दोनों चीज एकत्रित कर ली हमने। अगर अरेंजमेंट की बात है तो पहला वाला अरेंजमेंट क्या है, मिनिमम रिपल्जन, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस। समझ में आया। और फिफ्थ पॉइंट देखो कि भाई यस कि यहाँ पे जो बॉन्डेड होते हैं बॉन्ड्स सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, सब में होता है ये। और लास्ट रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस। और लास्ट में सेवंथ जो पोस्टुलेट है उसका वो रिपल्सन बिटवीन एलपी, एलपी इज ग्रेटर देन एलपी, बीपी इज ग्रेटर देन बीपी, बीपी। समझ में आया कुछ आपको दोस्तों। तो यहाँ तक ये पोस्टुलेट है, यही पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई दीज आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ द VSEPR कॉन्सेप्ट। इसने क्या दिया है वो अगर ध्यान में रखते हो तो सही है, लेकिन इतने पॉइंट्स पे आप लोग ये थियरम लिख सकते हो। यहाँ पे भी आपको देखो कि सामने वाले पेज पे ही BeCl2 का शेप दिया, BF2 का दिया, CH4 का दिया और PCl5 का दिया, सबका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। नेक्स्ट हमारा टेबल जो है उसके अंदर हमने बताया था दोस्तों, मैं फास्ट दिखा रहा हूँ आपको। Ab2 मॉलिक्यूल है, इसमें सेंट्रल एटम ऐसा है कि उसमें लोन पेयर नहीं है, है ना। तो अगर ये A और B दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो एक दूसरे के कैसे अटैच होने चाहेंगे, लीनियरली होगा। इसलिए Ab2 का शेप क्या रहता है, लीनियर। Ab3 में 3 है तो ये तीनों प्लेनर ट्राइगोनल। ओके, हाँ ये 180 का है बॉन्ड एंगल और ये 120 डिग्री का है। Ab4 जो है तो इसमें भी अगर आप देखोगे ये टेट्राहेड्रल शेप, सर हमें तो मिक्सअप लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप 3D में देखोगे तो वही ये सारे भी एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो और एंगल है वो सिमिलर एंगल से और सिमिलर डिस्टेंस से ही रहते हैं। सो Ab4 इज द वायबल फॉर अ टेट्राहेड्रल शेप एंड मैक्सिमम रिपल्सन। Ab5 के अंदर ये चीज हो जाती है कि ये हो गया प्लेनर ट्राइगोनल और ऊपर और नीचे एक एक जाएगा, तो क्या बन गया ये बाई पिरामिडल। ये एक पिरामिड और एक ये दूसरा पिरामिड। Ab6 है तो आपको SF6 का शायद अंदाजा होगा कि ये फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, तो ये बन गया SF4 और ऊपर एक फ्लोरीन और एक नीचे। तो ये देखो अभी सबको मैंने नीचे भी अरेंज कर लिया, ऊपर भी अरेंज कर लिया, तो ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हो ना, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल। और ये क्या है, नहीं ये कौन है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये है लीनियर। ओके, तो ऐसे ये शेप फटाफट आ गए हमारे सामने। अब इन सबके एग्जाम्पल तो याद नहीं रहते ना सर, तो ये देखो Ab2 को सेकंड ग्रुप वाला ले लो, Ab3 में थर्ड ग्रुप वाला है ना, बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। Ab4 के अंदर 14 ग्रुप का ले लो, ये देखो ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले सकते हो आप। उसके बाद इसके अंदर ग्रुप 15 ले सकते हो, समझ में आया कैसे, तो PCl5 लिया ना आपके, और इसके अंदर 16 ग्रुप ले सकते हो। 16 ग्रुप है तो सल्फर आएगा ना, तो ये देख सकते हो सीधी सी बात है सर। यहाँ पे Be का जो है वो H2, BeCl2, BH3, BCl3, AlCl3 कुछ भी ले सकते हो, CH4, CCl4, SiCl4,
PCl5 और PF5 जो भी आपके सामने होता है वो सब कुछ ले सकते हो। इसमें एक NH4 प्लस भी दिया है देखो आपको, लेकिन वो NH4 है इसीलिए, अभी कि नाइट्रोजन तो NH3 बनता है ना 15 ग्रुप में, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसीलिए SF6। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे कि ऐसे ये जो है, मैंने अभी आपको ये याद रखने का एक ट्रिक है कि ये जो ग्रुप वाले पूरा टेबल आपको याद रह जाएगा। अब हम दूसरे ग्रुप पे टेबल पे जा रहे हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, Ab2E टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3, 2 बॉन्डिंग और 1 लॉन पेयर। तो ये तीनों को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो वो शेप कौन सा होगा, प्लेनर ट्राइगोनल ही होगा। और इसीलिए मैंने 2 बी रख दिए और एक पेयर रख लिया, तो ये एक्चुअली बन गया क्या, बेंट बन गया, क्योंकि अभी हमारा जो शेप है वो बॉन्ड एंगल से डिसाइड होता है। और दूसरी चीज़ कि वो शेप के लिए सिर्फ हम बॉन्डिंग पेयर ही ध्यान में रखते हैं, और इसीलिए इसका शेप बेंट हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल आपको कभी कभी डाउटफुल रखते हैं तो वो भी मैं समझा दूंगा। चलो सर, एग्जाम्पल तो बुक में है, समझा दीजिए ना। चलो, ऐसा मॉलिक्यूल आपको याद रखना है। SO2 में क्या होता है पता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फर में का 6 बॉन्ड्स, 6 इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए देखो, है ना 4। तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख सकता है वो। और SO2 में Ab2 और E बन गया। ऐसे ही ओजोन आपने देखा है ना, अभी आपको ओजोन का अगर स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो भी यहाँ पे लॉन पेयर था सेंट्रल एटम पे। तो सो इट इज दे आर द एग्जांपल ऑफ Ab2E। Ab3E, इसके लिए हम बता रहे हैं कि Ab3E में टोटल 4 पेयर है, 1 2 3 4, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, लॉन पेयर। अगर ये लॉन पेयर बन गया तो इट इज अ मॉलिक्यूल दिस इज सेंट्रल एटम कंटेनिंग 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्डिंग पेयर। तो ये NH3, और आपको तो पता है लॉन पेयर आता है उसके ऊपर, तो ये बन जाता है NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आया, नीचे त्रिकोण बनता है, ट्राइगोन बनता है, और इसीलिए उसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। Ab2E2, तो दोस्तों टोटल कितने हैं, 4 ही है, सीधी सी बात। तो भी आप कौन सा बॉन्ड शेप बनाओगे, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें B तो 2 ही है, तो बाकी के 2 क्या है, तो ऐसा कोई सेंट्रल एटम है जो 2 बॉन्ड बनाएगा। देखो, अब यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपने इधर देखा, क्या देखा कि सर हमारे पास ऐसा 3 बॉन्ड बनाने वाला 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट होना चाहिए कि जो 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि 15 है इसीलिए। तो ये NH3 है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा कोई एटम है कि जो 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो है H एंड H, उसके साथ शेयरिंग कर रहा है, और 2 लॉन पेयर बच जाते हैं। तो ये H2O का जो मॉलिक्यूल है वो Ab2E2 बन जाएगा। चलो रेडी, यस, वो भी बेंट शेप आया, कौन सा, बेंट। उसके बाद आ रहा है Ab4E। तो Ab4E के अंदर भी आपको मैं बता देता हूं, ये स्पेशल केस में आपको याद रखना है। स्पेशल केस मतलब सीसो, है ना, सीसो। अब ऐसा एटम देखो कि जो इट कैन मेक इट हैज अ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ना, 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं जनरली, अगर देखें 6 कैसे, तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डिंग वाले अपने, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ई वाले हैं वो किसी से लिए हुए नहीं है, उसके खुद के हैं, वो लॉन पेयर है। लेकिन ये बॉन्डिंग के लिए उसने अपने 4 यूज किए, तो टोटल कितने हो गए 6। अगर यहाँ पे देखोगे तो बॉन्डिंग के लिए 2, लेकिन इसके लिए कितने, 2 पेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो यहाँ पे भी 6 हुए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में है, तो ऐसा एटम कौन हो सकता है, ऑक्सीजन, 16 ग्रुप वाला। नहीं समझे? तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई आप सोचोगे तो कौन सा होगा, सल्फर है, या तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए ना। लेकिन सल्फर ऑक्सीजन जो है ऐसे 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए कौन हो सकता है, सल्फर। ऊपर वाले देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, बोरॉन Ab3E में देखो तो बी के कितने
क्योंकि अपने खुद के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किया, लेकिन एक पेयर उसके पास था तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है आउटर शेल में? 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप में से नाइट्रोजन आपने लिया। ऐसे PH3 भी आता है, इसमें PH3 ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब सेम कर देते हैं। यहाँ पे देखो तो ये क्या था? 2 बॉन्डिंग पेयर और एक लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला आपको कौन मिला? यहाँ पे थोड़ा सा ऑड आपको मिल गया। इसका रीजन क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑलरेडी ये जो है आपका कौन? सल्फर, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है, एक्सपांडेड बोल सकते हो इसको। तो ये सीसो टाइप का शेप जो है वो के टाइप का शेप आपको देखना है। कौन सा? के मतलब कैसा? तो ये बना दिया मैंने के। अब ये के में यहाँ पे जहां पे के सेंट्रलाइज होता है उसको मैं बोलता हूँ ए, और बाकी के 4 कॉर्नर से उसको क्या बोलता हूँ? बी। और ए की जो पूंछ है ये, उसको क्या बोलते हैं हम? लॉन पेयर। कुछ समझ में आया? तो दिस शेप इज कॉल्ड सीसो। नहीं समझे? एस एफ फॉर स्पेसिफिकली याद रखना है। AB3E2, अभी देखो कौन सा मॉलिक्यूल आ सकता है? तो ये 3 है इसके बी में, और ई कितने हैं? 2, मतलब कितने हैं? 4। अपने सेंट्रल एटम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होने, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है? 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप का Cl और उसके साथ ले लो ये F3। दोस्तों क्लोरीन अपने ही ग्रुप के फ्लोरीन के साथ जुड़ के ऐसे ClF3 बना सकता है। उसके बाद उसके पास कितने हुए हैं? 2। अब ये और ये दोनों स्पेसिफिक शेप्स है दोस्तों, ये सीसो वाला और ये टी कैसे बना? तो मैं टी ऐसे ही बनाता हूं। देखो टी दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? तो ये कौन हो गया? Cl, और ये F और F, तो ClF3 हो गया। तो ये टी शेप हुआ, उसमें के था, सीसो में के, और ये क्या है? टी। तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद AB5E, अगर कोई पूछ रहा है तो दोस्तों AB5E के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने हो गए? 7 ही हो गया ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन में भी यहाँ पे बड़ा वाला ब्रोमीन लिया जाता है, Br5। तो जब ब्रोमीन F5 बनेगा तो भी उसके पास ऐसा ही बनेगा, एक लॉन पेयर बचेगा। तो आपको तो पता है कि टोटल तो 6 हो गए ना, यहाँ पे देखो 6 बॉन्ड। तो अगर आप ब्रोमीन को ऐसे फ्लोरीन के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको ऑक्टाहेड्रल शिप तो बनाना ही होगा, है ना? किसी एक पे लॉन पेयर लगाना होगा। तो ये F और F बन जाएगा, और इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज स्क्वायर पिरामिडल। ये कौन सा शेप है? स्क्वायर पिरामिडल। अब लास्ट आता है AB4E2। दोस्तों ये 2 नहीं, ये 4 प्लस ये क्या है? E के 4, तो टोटल 8 हो गए ना। अगर 8 हो जाते हैं तो कौन आएगा? 18 ग्रुप। तो जेनॉन ही अकेला बेचारा ऐसा है जो हमारा साथ दे सकता है। तो जेनॉन के साथ फ्लोराइड ही बनता है। तो HCF4 आपने ले लिया, तब उसके पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं। चलो इसका शेप भी अगर टोटल मानोगे तो कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल ही है। तो बाकी के 4 F को हम ऐसा रख देते हैं, तो इट्स अ स्क्वायर प्लेनर। बाकी के F को एक इलेक्ट्रॉन पेयर को नीचे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर इसका शेप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? चलो आगे देखते हैं। वीबी थियरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है ये ओवरलैपिंग भी निकाल दिया। ओवरलैपिंग निकाल दिया, समझ लो पूरा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो सकता है ना? तो ओवरलैपिंग नहीं पढ़ोगे तो सिग्मा पाई बॉन्ड क्या पढ़ोगे? सीधा हाइब्रिडाइजेशन है। चलो लेकिन दोस्तों तो हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। ओके,
खुशी हुई? कोई बात नहीं। आगे जा रहे हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग, तो एक एस का गोल दूसरे एस का गोल, अगर वो दोनों गोल गोल मटोल हो जाएंगे तो ये एस एस क्या होगा? ओवरलैपिंग, और इट गिव्स द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है ये मैंने बताया था आपको, याद है किसी को? एस एंड पी जेड ही सिर्फ सिग्मा बनाती हैं, और वही हमने एमओ थियरी में देखा है। सिग्मा सिमेट्री ये दोनों में ही लगती है। चलो, और अभी हम देख रहे हैं ये पी जेड अभी आएगा। देखो ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है? पिज्जा नहीं, पी जेड। कुछ लोगों को पिज्जा याद आ जाता है नाश्ते में। पी एस एंड पी जेड ओवरलैपिंग, और ये एस एस ओवरलैपिंग, ये एस एस से भी सिग्मा बॉन्ड, एस पी से भी सिग्मा बॉन्ड। अब ये पी जेड भी जाएगा तो भी आपको क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड। तो ये तीनों ओवरलैपिंग समझ में आ गए होंगे। अब पाई बॉन्ड के अंदर आपको मैं बता देता हूँ पी एक्स एंड पी वाई। यहाँ पे आपको पी एक्स ही बताया, पता है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होता है तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल। और साइड जो पैरेलल होते हैं उसमें साइड वाइज जो होता है ओवरलैपिंग, तो उसको क्या बोला जाता है? पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, और ये वीक। वो पूरा ध्यान में रख लेना दोस्तों। अब आगे जा रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो आपको भगवान ने एसपी दिया है। हाँ, एसपी क्यों दिया? अब मुझे एक आप सबको भी क्वेश्चन होता है कि हमने एसपी के लिए तो सर आपने बोला था कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, अगर एस कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी है वो चलेगा। sp2 है तो डबल बॉन्ड, sp3 है तो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सर Be और Cl में तो सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ऐसा आपको हाइब्रिडाइजेशन आता तो है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कब होता है वो मैं बता देता हूँ। जब आपके सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें सारी S और P यूज हो जाती है, समझ लो सारी S और P यूज है पूरी, तो सब में इलेक्ट्रॉन है। किसमें है? सब में इलेक्ट्रॉन है। तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ही अगर आपके इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे ही आपका इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी दिख रही है, तो उस टाइम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये S और P है, तो इसमें ये दो ही हाइब्रिडाइज होंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक नई सरकार बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? SP। समझ में आया? तो इसीलिए ये SP। सिमिलरली BeCl क्या है? BeCl3। तो बोरॉन का भी क्या हुआ कि बोरॉन या तो एल्यूमिनियम ले लो, तो बोरॉन के आउटर शेल में ये 2s है और ये 2p है, 1s2 2s2 और 2p2 ऐसा था। लेकिन एक्साइड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ पे भेजता है? 2p में। अगर वो 2p में भेजेगा तो इसका ये 3 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो नई सरकार बनेगी वो क्या होगी? sp2। इसीलिए बोरॉन या 13 ग्रुप वाले हैं, सेकेंड ग्रुप वाले क्या बनाते हैं? sp। समझ में आया? और 13 ग्रुप वाले sp2 और 14th ग्रुप वाले sp3। 14 ग्रुप में फिर तो सर ये कार्बन है, तो कार्बन में देखा आपने
कि 2s और 2p में एक्साइड स्टेट में चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास अगर ये CH4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर फिर यहां पे देखना है डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो ये समझ में आ गया। बाकी ज़्यादा मैं समझाना नहीं चाहता कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अगर यहाँ पे s और p का शेप अलग अलग है पहले, लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली तो हम बोल सकते हैं सेम शेप। और यहाँ पे देखो s और p की एनर्जी भी डिफरेंट है आउफ बाउ के अकॉर्डिंग, तो इसका सेम एनर्जी। तो ये दो चीज़ जो है वो सेम हो जाती है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन से। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो वही रूल के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? शेप देखना चाहोगे कि चलेगा? फटाफट दिखा दूं। चलो SP का शेप मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। अगर किसी एटम के बीच में अगर आपने sp हाइब्रिडाइजेशन किया है तो देख सकते हो ऐसे कि इसका ये sp की दो ऑर्बिटल ऐसे हैं। फिर यहाँ पे कौन आया? क्लोरीन आया ना। अगर हाइड्रोजन आया होता BH2 तो सीधा गोल बना देते इधर ऐसे ऐसे है, लेकिन कौन आया? क्लोरीन। तो क्लोरीन की pz है तो pz ऑर्बिटल यूज होती है। देखो तो pz के लिए उसको पूरा डंबल देना पड़ेगा क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। समझ में आया? लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन हुआ? Be, इसीलिए pz। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो Be और Cl के बीच में ऐसे दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। समझ में आया? और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वैसे? इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता। समझ लेना इतना। जैसे पानी का आपने H2O और NH3 का देखा है। चलो सिमिलरली sp3 के अंदर मैं बोरॉन को ले लेता हूँ। 1 2 और 3 मिल गया। ये sp2 है ना? नहीं 2 है, देखो ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी अगर BCl3 लिया है आपने तो यहाँ पे कौन आएगा? Z ही आएगा ना। और ये पूरा p ऑर्बिटल ही आएगा इसमें। समझ में आ रहा है? डंबल। हाँ, तो ये हो जाता है। और सिमिलरली sp3 अगर होता है तो CH4 या तो CCl4 ले लो। CH4 लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। CCl4 लेंगे तो ये चोटियाँ ऐसे दिखानी पड़ेगी ना। CH4 के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, ये कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब H2O की बात है। H2O में सर क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। H2O है, NH3 है, सबके लिए कॉमन कि ये 1s 2s और 2p 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा है कि नहीं है? अब क्या होता है, इसके अगर आउटर शेल को देखोगे तो सब में इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपने पूरा कर ही लिया। कौन सा किया? sp3। समझ लेना कौन सा किया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो है वो उसका हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन के पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन से तो कितने ऐसे ऑप्शंस थे? 4 बॉन्ड बनाने के, लेकिन 2 लॉन पेयर ऐसे ही बचे हैं, एक ये और ये वो ये रहे। और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग पेयर है वो यहाँ पे हमें दिखता है। तो इसीलिए सर यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है। BeCl2 में भी 2 बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सर sp और इसका sp3q। तो अब समझ में आया? आ गया? तो ये प्रॉपर रीजन है कि वाई इट इज sp2 और sp3। कब कैसे क्यों बनता है वो। चलो दोस्तों, रेडी?
तो ये मेरे ख्याल से आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा, हम ज़्यादातर उसके चर्चा नहीं करते। अगर PCl5 है ना तो sp3d, अगर SF6 है ना तो sp3d2 मिलेगा। रेडी बेटा, एकदम रेडी है, खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं MO, है ना। MO थियरी के कुछ पोस्टुलेट भी हैं, है कि नहीं। लीनियर कॉम्बिनेशन आप देख लेना, लेकिन वो MO थियरी के कुछ पोस्टुलेट है वो हमें सिर्फ ABMO BMO वाली स्कीम से ही पता चल जाता है। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो हम चर्चा नहीं करते। H22 N2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अगर मॉलिक्यूल आपके पास है तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम जो होगा उसके अंदर सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s। चलो, इज लेस देन क्या आएगा, N2 तक है, N2 तक पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना। इज लेस देन सिग्मा 2pz, समझ में आ रहा है। यस, इज लेस देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये रहेगा इन सब के लिए। अगर आपको ये डायग्राम पूछा है, क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको ड्रॉ करना है। अदरवाइज सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालो, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर या जो भी आपको पूछा है वो सब लिख सकते हो। समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर पता नहीं है, O2 F2 Ne2 एंड NO, इतने मॉलिक्यूल है, उसके लिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन स्टार 2s इज लेस देन सिग्मा 2pz इज लेस देन पाई 2px पाई 2py इज लेस देन पाई स्टार 2px is equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz। समझ में आया दोस्तों। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी लेस देन नहीं लिखना है, ये पता है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हो तो लेस देन नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, अब ऐसे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि BMO माइनस ABMO डिवाइड बाई 2, क्लियर। दूसरी चीज़, उसके बाद हमें स्टेबिलिटी का पता चल जाता है। स्टेबिलिटी के अंदर अगर नेगेटिव है और ज़ीरो है तो अनस्टेबल और नॉट पॉसिबल, ओके। और अगर पॉजिटिव है तो स्टेबल, पॉइंट में है तो भी स्टेबल। जिसका ज़्यादा है वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, हम ऐसा मान लेते हैं। और क्या आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पैरा एंड डाया। तो पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डाया में ऑल पेयर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 चीज़ आप लोग लिख सकते हो ऐसे। और डायग्राम तो मस्त ड्रॉ करना आता ही है आपको, वो तो मुझे पता ही है। मेरा वहम है कि सही है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबको पता है। अगर एमओ थियरी में आपको पूछा है पोस्टुलेट लिखना है तो क्या लिखोगे दोस्तों। तो आपने 1 2 5 6 7 लिखे हैं ना, पोस्टुलेट देखा है ना। अगर उसको याद रखना है तो आपको ये मैंने हाइड्रोजन वाला ही दिखाया था, याद हो तो आपको। हाइड्रोजन H एटम करके हमने BMO और ABMO दिखा के समझाया था आपको।
कि इसका ये BMO है और ये ABMO है, और इसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमने समझा दिए थे पूरे। अगर मैं बताऊँ अब सारे एक एक करके 2 मिनट्स ले लेते हैं। चलो सबसे पहला क्या है, जैसे क्या ये MO है, आपने अभी तक AO की बात की है। AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड MO मतलब क्या, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s 2s 2p 3s में इलेक्ट्रॉन आप अरेंज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन करने हैं। पहला नंबर है। सेकंड, कौन सी ऑर्बिटल एक दूसरे में सम्मिश्र होती है, मतलब कि मिक्स होती है। सम्मिश्र होना मतलब मिक्स होना। तो ये 1s और 1s ही क्यों हुई, 1s और 2s नहीं हुई? वो दूसरा है, उसका रीजन ये है कि भाई सिमेट, एक तो दूसरी चीज उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए और सिमेट्री सेम होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। चलो दूसरी चीज, थर्ड, कि भाई एटम अगर होता है, सुनो, एटम का ए इलेक्ट्रॉन जो है देखो फिगर में, तो वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर H2 मॉलिक्यूल मैंने लिया है, H और H, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो इसके और इसके दोनों के न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तीसरा बात ये है। चौथी बात, सो दैट इज अ यूनिसेंट्रिक, और वो कैसा है, पॉलीसेंट्रिक। वो मोनोसेंट्रिक, और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है। फिर देखो कि जो भी बन रही है ये, उसको MO बोला जाता है। ये फिगर दिख रहे हैं ना आपको चार्ट डायग्राम में, उसमें जिसकी एनर्जी ये ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसको BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी उनसे ज्यादा है उसको ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहे जाती है। चलो समझ में आए। और फिर लास्ट देखो, फिफ्थ वाला, बॉन्डिंग की जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलवेज लेस देन BMO इज लेस देन ABMO। ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का, नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसका ये जाता है तो अभी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, हाँ, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। चलो ये एटम है ना और ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन मॉलिक्यूल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और लास्ट कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं वो 3 रूल यूज करते हैं, आउफबाउ, पॉली एंड फंड, है ना, होंड। तो तीनों रूल यूज में भी होते हैं। तो ऐसे आप इसके पोस्टुलेट भी लिख सकते हो अगर पूछा है तो। क्लियर है, ये समझ में आया दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा कि भाई ये 4th चैप्टर का पूरा रिवीजन खत्म हो गया है। उसमें से एक LCAO आ सकता है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ में आया? उसको एक बार देख लेना, वो साई वाला है। साई के अंदर एक मॉलिक्यूल है और MO बन रहा है, A और B के बीच में रिएक्शन होकर हाइड्रोजन के, पहले हाइड्रोजन को A बोला, दूसरे हाइड्रोजन को B बोला, दोनों का मॉलिक्यूल बना था साई MO। वो प्लस और माइनस बोला जाता है, प्लस है तो BMO, माइनस है तो ABMO। ऐसा हमें ध्यान में रखना है। चलो क्लियर है ये दोस्तों? क्लियर कि कुछ डाउट्स हैं? 5th चैप्टर में मैं नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही है। उसमें बॉयल वगैरह का सबका फॉर्मूला याद रख के आपको उसके एग्जाम्पल करने हैं, और अभी लेटेस्ट में हमने किया है, इसीलिए हम उसको खुद रिवाइज करेंगे दोस्तों।